अस्सलाम वालेकुम, मैं खुलास और आप देख रहे हैं आओ किताब पढ़ें। टेंसेस की सीरीज़ के लेसन नंबर 12 के साथ हाज़िर हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट कंटिन्यूस। जी हाँ, आज हम सीखने जाएंगे पास्ट कंटिन्यूस यानी कि फ़ेल माजी जारी, और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फ़िक्रे हैं जिनको आज हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे, और वो हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि मुस्बत फ़िक्रे, मनफी, सवालिया, मनफी और सवालिया दोनों। तो आप तैयार हैं? जी। शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। और मैं आपको ये भी मशवरा दूंगा कि आप जब सीखने के लिए बैठें तो अपने पास रजिस्टर और पेन ज़रूर रखा करें। और फिर मैं आपको ये भी कहूँगा कि आपको जो कोई मसाइल हों आप नीचे कमेंट्स ज़रूर किया करें, हम इंशाल्लाह इनका रिप्लाई देंगे। तो तैयार हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस, उर्दू में फ़िक्रों की पहचान। फ़िक्रा के आखिर पर ये अल्फाज होंगे: रही थी, रहा था, रहे थे, रही थी। यानी कि सबसे पहले आपने जब ट्रांसलेशन करना होता है, ट्रांसलेशन जब आपने सबसे पहले कोई भी टेंस जो है वो आपने ट्रांसलेट करना है, आपको उसकी पहचान आनी चाहिए ताकि आप उसके मुताबिक उसको ट्रांसलेट करें, क्योंकि हर जो है टेंस वो अलग नेचर रखता है और उसको अलग यानी कि फार्मूला उस पर अप्लाई होता है, उसके मुताबिक उसको हमने देखना होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लाजमी फ़िक्रों को पहचान करना सीखें पहले। जब आपको फ़िक्रों की पहचान आ गई तो फिर इंशाअल्लाह ताला ट्रांसलेट करना भी आसान हो जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूस की पहचान को गौर से देखें। रही था, रही थी, रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे वगैरह के अल्फाज आएंगे। तो ये पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस से सिर्फ इतना मुख्तलिफ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में काम हो रहा है और इसमें काम हो रहा था, बस ये साइकी है थोड़ी सी। काम हो रहा है और काम हो रहा था, बस ये फ़र्क है। तो यानी कि काम माजी में हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर नूर खाना खा रही थी, हादी इस घर में रह रहा था। आगे देखते हैं जी। जब हम फ़िक्रों को पहचान लें तो फिर अगला जो मरहला आता है वो ये होता है कि हमने इनका अंग्रेज़ी में तर्जमा कैसे करना है। तो जब आप पास्ट कंटिन्यूस को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें तो आपने ये 5 नुकात जो है वो सामने रखने हैं। आप इन 5 नुकात को लिख लें और इसके मुताबिक आपको प्रैक्टिस करना होगी। नंबर 1, सबसे पहले आप सब्जेक्ट का तर्जुमा करेंगे। ये जो नंबर 1 है ये हर टेंस में आएगा। हर टेंस के सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करोगे तो आप हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट को करोगे, ये तो कॉमन है। अगली चीज़ जो अहम है आपके लिए वो है नंबर 2, अगर सब्जेक्ट आपका आई, ही, शी, इट या वाहद नाम हो, ये आप लिख ले, अभी लिख ले रजिस्टर पे, फ़ौरन रजिस्टर पकड़ें और लिखें इसे, क्योंकि आगे जो हम समझने जा रहे हैं वो जब तक हम इसको लिखेंगे नहीं हमको समझ नहीं आएगी। आप इसको लिख के बिल्कुल अपने सामने कॉपी पे रख लें, लिखें, फ़ौरन लिखें, शाबाश जी। पॉइंट नंबर 2, अगर हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या वाहद नाम हो तो क्या लगाएंगे जी? वाज लगाएंगे। अब आप ये भी पॉइंट लिखो रजिस्टर पे। जी जी लिखो, हाँ जी लिखें लिखें जी, लिखना शुरू करें। वी, हाँ जी, यू, दे और प्लूरल। अगर ये हमारा सब्जेक्ट ट्रांसलेट होकर हमारे सामने आता है तो फिर क्या लगाएंगे जी? वर लगाएंगे आप। ये 2 पॉइंट आपने समझ लेने। आगे चौथा पॉइंट ये कॉमन सा है, पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों में ये सेम है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी हम वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी का इजाफा करते थे और पास्ट कंटिन्यूस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी का इजाफा करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस में अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब जो था यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब जो थे वो इज, एम और क्या था? इज, एम और आर जी, आर था जी। 3 ऑक्सिलरी वर्ब थे हमारे उसमें। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई के साथ एम लगाते थे और जी
सिंगुलर के साथ क्या लगाते थे? इज। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं लिए तो प्लीज हमारे पिछले लेक्चर लें। अगर आप हमारी पिछली वीडियोस को देखेंगे तो अगली वीडियोस आपको समझना बड़ी आसान हो जाएंगी। जैसे कि अब हम कंपेयर कर रहे हैं तो आपको समझ आ रही है। तो मैं फिर बताता चलूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो हम इज लगाते थे, प्लूरल होता था तो हम आर लगाते थे, और अगर आई होता था तो हम क्या लगाते थे? एम। इसमें अब क्या है, इसमें अगर हमारा सिंगुलर हुआ तो हम वाज लगाएंगे, प्लूरल हुआ तो वर लगाएंगे। इसमें हम आई को भी सिंगुलर में शामिल कर लेंगे। स्टेप 4 भी आपने समझ लिया, यानी कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इजाफा। नंबर 5, अगर हमारा ऑब्जेक्ट आता है इसमें तो फिर हम उसे लास्ट में ट्रांसलेट करेंगे। अगर नहीं आता तो ठीक है। मिसाल के तौर पर एक फिक्रा ऐसा आ जाता है कि मसलन ही वॉज रीडिंग, तो बस पढ़ रहा है। अब हमें नहीं पता कि वो कोई साइन बोर्ड पढ़ रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है, कि कोई वो नोट्स पढ़ रहा है, ये नहीं हमें उसने बताया, सिर्फ इतना बताया कि वो पढ़ रहा है। तो हम जस्ट तर्जमा करेंगे ही वॉज रीडिंग। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, मसलन ही वॉज रीडिंग बुक, यानी कि वो किताब पढ़ रहा था, तो फिर आप बुक का तर्जमा लास्ट में कर देंगे। तो अब हमें ये समझ आई कि हमने सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट का तर्जमा करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई ही शी या सिंगुलर नाम हो तो हम वाज लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट वो यू दे या जमा नाम हो तो हम वर लगाएंगे, और इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? इसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में अगर ई हो तो ई को ख़त्म करके आप आईएनजी लगाओगे, और अगर आपके वर्ब के आखिर का जो हर्फ है उसके पीछे वाला हर्फ वावल हो, यानी कि आई ओ यू ए, वावल वो हर्फ होते हैं जिनको बोलते वक्त आपका मुंह बंद नहीं होगा। आप मेरे साथ बोल के देखो, ए आई ओ यू, आपने देखा कि आपके जो लिप्स हैं वो आपस में टच नहीं हुए। तो अगर ये हरफ आ जाए वर्ब के आखिर के हरफ से पहले तो आपने आखिरी जो हरफ होगा उसको डबल कर देना है। ठीक हो गया? समझ आ रही है जी? मजीद हम जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह इसको क्लियर कर लेंगे। अब हम एक फिक्रे की मिसाल देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास सबसे पहले क्या है जी? सब्जेक्ट है। हमने किसका तर्जमा करना है? सब्जेक्ट का तर्जमा करना है। एक छोटा सा रिव्यू देखें नीचे। सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा हो गया, उसके बाद आपने एक्सिलरी वर्ब लगाना है, और एक्सिलरी वर्ब क्या है? वाज और वर होगा। उसके बाद आप क्या करोगे? आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और किसका इजाफा? आईएनजी का इजाफा। आखिर में आप क्या करोगे जी? आखिर में आप ऑब्जेक्ट का तर्जमा करोगे। अच्छा, अब हम देखते हैं एक फिक्रे की मिसाल। नूर हमारा सब्जेक्ट है, हमने सबसे पहले इसका तर्जमा कर लिया। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगा दिया मैंने। इसके बाद मैंने गो, जाने की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या लगा दिया? आईएनजी का इजाफा। और आखिर में नूर स्कूल जा रही है तो मैंने स्कूल का तर्जमा कर दिया। तो अब इसकी उर्दू क्या थी? नूर स्कूल जा रही थी, तो हमने इसका तर्जमा किया नूर वाज गोइंग टू स्कूल। तो आपने देखा हमने इन सब्जेक्ट को हमने स्टेप्स को कैसे परफॉर्म किया। तो ऊपर वाले 5 के 5 जो है हमारे वो पॉइंट्स वो डिस्कस हुए। हाँ, हम पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस नहीं कर सके। उसकी वजह मैंने आपको ये बताई है कि 2 और 3 हमारा चॉइस पे होगा। वो चॉइस डिसाइड करेगी सब्जेक्ट, कि अगर हमारा सब्जेक्ट पॉइंट 2 में लाइज करता होगा तो फिर हम अपना जो है वो इसे यूज़ करेंगे वाज को, और अगर हमारा सब्जेक्ट पॉइंट 3 में आ गया, वो यू दे या कोई जमा नाम हुआ, तो फिर हमने वार इस्तेमाल करना था। आए आगे समझते हैं कि अफर्मेटिव फिक्रे कैसे ट्रांसलेट होते हैं। तो फिर देखें, प्रैक्टिस करते हैं। सब्जेक्ट
आई ही शी इट होने पर हम वाज लगाएंगे। सब्जेक्ट वो यू दे होने पर हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। जी, मैं स्कूल जा रहा था, तो क्या तर्जमा करोगे आप? सबसे पहले किसका तर्जमा करोगे? मैं का तर्जमा आई के साथ क्या लगाओगे आप? ऊपर देखिए, हाँ जी, सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में हमारा आई किस में है? फर्स्ट पॉइंट में है, यानी कि पॉइंट नंबर 2 में आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा और जिस पे काम हो रहा है। वो खाना खा रहा है, अब वो का तर्जमा ही है, और ही देखें किस लाइन में है? वाज वाली लाइन में है, तो हमने क्या लगाया? वाज लगाना है। हम पानी पी रहे हैं, हम हमारा वी ट्रांसलेट होगा, और वी किस लाइन में है? वर वाली लाइन में। 2 लाइनें हैं, एक वाज वाली है, एक वर वाली है। वाज वाली लाइन में आई ही शी इट और कोई वाहिद नाम आएगा, वार वाली लाइन में वी यू दे या कोई जमा नाम आएगा। तुम नमाज पढ़ रहे थे, तुम यू किस लाइन में आ रहा है? देखिए जरा, जी हाँ, यू हमारा वर वाली लाइन में आया, तो हमने वर लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, आईएनजी का इजाफा, और आखिर में हमने प्रेयर लगा दिया। अब हम देखते हैं हमारे इंटेरोगेटिव फिक्रे जो है पास्ट कंटिन्यूस में कैसे बनेंगे। यानी वो फिक्रे जिसमें कोई सवाल किया जाए, इंटेरोगेटिव फिक्रे होते हैं। क्या मैं खाना खा रहा था? जब हम पास्ट कंटिन्यूस के इंटेरोगेटिव फिक्रों का तर्जुमा करते हैं तो वाज वर्ब को फिक्रा के शुरू में ले आते हैं। क्या वो स्कूल जा रहा था? तो अब फिक्रा वाज से शुरू होगा। वाज ही गोइंग टू स्कूल? तो यहां पर आपने देखना है कि वो का तर्जुमा ही है, तो ही के साथ वाज आता है। क्या हम पढ़ रहे थे? हम का तर्जुमा क्या होगा? वही कौन सी लाइन में है? वर वाली लाइन में है, तो हमने वर लगा देना है। क्या मैं पानी पी रहा था? अब मैं किस का तर्जुमा? मैं का तर्जुमा क्या है? आई, और आई किस लाइन में है? वाज वाली लाइन में। शाबाश। तो अब हमने कहा वाज आई ड्रिंकिंग वाटर। अगर फिक्रा के अंदर क्यों, कहाँ, कब जैसे अल्फाज आए तो इनका तर्जुमा हम पहले करेंगे। सवालिया फिक्रों की एक दूसरी किस्म भी है, इनको हम बड़े सवालिया कह सकते हैं। इनकी पहचान ये है कि फिक्रे के शुरू में क्या नहीं आएगा, बल्कि अंदर आ जाएगा बाज दफ़ा। और क्या ही नहीं, क्यों भी आ सकता है, कहाँ, कब, कैसे, ये सारे अल्फाज आ सकते हैं। तो आपने जब ये देखना है कि फ़िक्रे के अंदर अल्फाज आया है या फ़िक्रे के अंदर ऐसा लफ्ज़ आया जिसने इसको सवालिया बना दिया, तो फिर आप इस लफ्ज़ का तर्जमा पहले करेंगे। मसलन वो क्या खा रहा था, तो मैंने क्या का तर्जमा पहले किया, व्हाट, और बाकी सेम टू सेम इंटेरोगेटिव वाली ऊपर वाली तरतीब देखिए मैंने सेम रिपीट कर दी है। ठीक है जी, जैसे कि वर वी रीडिंग, वाज आई ड्रिंकिंग, वाज ही गोइंग, तो यहाँ पे मैंने लगाया वाज ही ईटिंग। तुम क्यों रो रहे थे, तो मैंने क्यों का तर्जमा पहले किया, वाई, बाकी सेम टू सेम रिपीट कर दिया, वाई वर यू वीपिंग। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं। नेगेटिव फिक्रे, पास्ट कंटिन्यूस वाले, ये ऐसे फिक्रे होते हैं जिसमें किसी काम को करने की नफी की जाती है। ऐसे फिक्रों में अक्सर नहीं के अल्फाज आते हैं। जब आपने इनका तर्जमा करना है तो आपने वाज और वर के बाद नाट लगा देना है। मिसाल देखें, वो स्कूल नहीं जा रहा है। अब वो किस लाइन में आ रहा है? लिखा था कॉपी में कि नहीं आपने? मैंने कहा था ना रजिस्टर में लिखो, वाज वाली लाइन भी लिखो, वर वाली लाइन भी लिखो, मैंने कहा था, ताकि ये हमारे आगे काम आने वाली है। जिन्होंने लिखा था वो आराम से हल कर रहे हैं, और जो नहीं, देखिए कहाली का शिकार बंदा पीछे रह जाता है। तो मैं कह रहा था कि आप इसको लिख लें। अच्छा, आप बताएं मुझे वो किस लाइन में आ रहा है? वो का तर्जमा ही है, ही किस लाइन में आ रहा है? जी बताएं। हाँ जी, वाज वाली लाइन में आ रहा है, तो ज़ाहिर है तो हमने वाज लगाना है। फिर हम अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, हम किस लाइन में आ रहा है? हम वर वाली लाइन में आ रहा है, तो मैंने वर लगा के नाट लगा दिया। बाकी फिक्रे की तरतीब वही है, रीडिंग न्यूज़पेपर, गोइंग टू स्कूल। तो हमें समझ आ गई। आगे चलते हैं जी। आगे हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस में ऐसे फिक्रे जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का बिहेव शो करें। ऐसे पास्ट कंटिन्यूस के फिक्रे जो मनफी भी हों और सवालिया भी हों, तो इनको कैसे ट्रांसलेट करना है? तो जनाब ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने यहाँ पर भी यही तरीका अख्तियार करना है कि अगर फिक्रा क्या हम स्कूल नहीं जा रहे थे, अगर आपका सब्जेक्ट
वर वाली लाइन में आता है तो वर शुरू में लगा दें, उसके बाद अपना सब्जेक्ट लगाएं, आखिर में नॉट लगा दें। तो हम किस लाइन में आ रहा है, देखा आप रजिस्टर पे देखें हम किस लाइन में आ रहा है, देख लिया किस लाइन में है जी, वर वाली लाइन में है। तो वर के बाद हमने क्या लगाना है, अपना सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। वर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं खत नहीं लिख रहा था जी। देखिए मैं किस लाइन में है, मैं का तर्जमा आई होता है, आई किस लाइन में है, देखिए वाज वाली लाइन में है जी, तो फिर वाज लगा देंगे। वाज के बाद अपना सब्जेक्ट आई लगाएंगे, इसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी का इजाफा। राइट, राइट के आखिर में ई आया, ई को हमने उड़ा के आईएनजी लगा दिया, राइट अ लेटर। यानी आपने वाज नॉट और वर नॉट के दरमियान अपना सब्जेक्ट ले आना होता है। तो इस तरह आपके फिक्रे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव जो मिक्सचर होते हैं दोनों का बन जाएंगे। अब हम अपना रिव्यू लेते हैं कि हमने क्या समझा इसमें। हमने ये समझा कि जिसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, वो क्या होगा, वो पास्ट कंटिन्यूज होगा। तो पास्ट कंटिन्यूज के मुस्बत या स्टेटमेंट वाले फिक्रे कैसे ट्रांसलेट होंगे, ऐसे फिक्रे जो हमारे वाज वाली लाइन में सब्जेक्ट जिनका होगा, ऐसे फिक्रे जिनका सब्जेक्ट हमारा वाज वाली लाइन में होगा, उनके बाद वाज लगा देंगे। और ऐसे फिक्रे या ऐसा सब्जेक्ट जो हमारा वर वाली लाइन में आएगा, उसको हम उसके बाद वर लगा देंगे। तो मैंने कहा था ना, 2 लाइनें आप लिखिए रजिस्टर पे, वाज वाली लाइन में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, दोबारा रिपीट करवा दें। चलो लिखें, सबसे पहले वाज लिखें, आगे ब्रैकेट का निशान लगाएं या बराबर का निशान लगाएं, इसके बाद अपना सब्जेक्ट लिखें, निकालें रजिस्टर, लिखें सबसे पहले वाज। हाँ जी, वाज के जो है सब्जेक्ट कौन से है, या आप ये कह लें कि वाज के रिश्तेदार कौन से। वाज का रिश्तेदार है जी ही, शी भी वाज का रिश्तेदार है, आई भी है, और वाहद नाम भी वाज का रिश्तेदार है या इसके कबीले में आता है। तो जो वाज के कबीले के लोग हैं, आप उनके बाद वाज लगाएंगे, तो वाज ने आना भी अपने कबीले के लोगों के साथ है। वाज के कबीले में जो सब्जेक्ट है वो है आई, ही, शी, इट, और वाहद नाम वाज के कबीले में है। अब वर के कबीले के लोग लिखो, ये हैं यू, दे, वुई और जमा नाम। अगर वार के कबीले का सब्जेक्ट हो तो आप वार लगाओगे, वाज के कबीले का सब्जेक्ट हो तो आप वाज लगाओगे और फिक्रे को ट्रांसलेट कर दोगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर यू वर स्टडिंग है, तो यू किस कबीले में आता है, वर के कबीले में। मैं वार लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया। इंटेरोगेटिव फिक्रे, वही फार्मूला कि अगर आपको फिक्रा सवालिया बनाना हो तो आप वर और वाज से फिक्रा शुरू करेंगे, इसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लगाओगे और आखिर में अपना वर्ब और उसके फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव कैसे बनेंगे, सिंपल, सब्जेक्ट के फौरन बाद वाज और वर आता है, वाज और वर के बाद आपने नॉट लगा देना है, तो आपका फिक्रा नेगेटिव हो जाएगा। उम्मीद है आपने इस वीडियो से ज़रूर इस्तिफादा हासिल किया होगा। इसमें कोई कमी हो तो आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम इंशाल्लाह आपको रिप्लाई देंगे। आपको इस लेसन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम पेश आए, आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई देंगे और उसमें अच्छी तरह जो वो पॉइंट आपको समझ नहीं आया ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही आज की हमारी क्लास तमाम हुई। हाजिर होंगे अगले लेसन के साथ, और वो कौन सा लेसन होगा, वो पास्ट कंटिन्यूज का लेसन होगा, लेसन नंबर 13, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे इन फिक्रों को ट्रांसलेट करने की। तो मैं आपको लाजमी जो है ना पाबंद करूंगा कि आपने जब इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास रजिस्टर भी हो और कलम भी हो। रजिस्टर और कलम के बगैर आपने बिल्कुल भी इस लेक्चर को अटेंड नहीं करना, वरना इसके वो नतायज हम हासिल नहीं कर सकेंगे जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला की रहमत आपको ढांपे रखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपकी रगों में रवान दवा रहे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होने वाली है और आपको इससे बड़े एडवांटेज मिलेंगे और इंशाअल्लाह हम इसको बेहतर से बेहतर की तरफ जो है वो रवान दवा रखेंगे। वस्सलाम।